डियर स्टूडेंट, आज हम CPT 2 का डिस्कशन करेंगे जूलॉजी पेपर का। और आपको पता है कि अभी ऑप्शनल्स हट गए हैं, तो इस पेपर में 45 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 136 से। Which of the following set of structures are not parts of renal tubule? हमें ये पता है कि हमारे नेफ्रॉन में फर्स्ट पार्ट इज ग्लोमेरुलस, फिर है रिनल ट्यूब्यूल, और रिनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट होता है बोमेंस कैप्सूल। तो इसमें पूछा है नॉट ए पार्ट ऑफ रिनल ट्यूब्यूल। तो अगर हम देखें DCT और बोमेंस कैप्सूल इसका पार्ट है, बोमेंस कैप्सूल PCT भी इसका पार्ट है, लूप ऑफ एनले DCT भी रिनल ट्यूब्यूल का पार्ट है। रह गया आपका ग्लोमेरुलस और कलेक्टिंग डक्ट, तो ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस प्लस रिनल ट्यूब्यूल होता है। ओके, और रिनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट क्या है? बोमेंस कैप्सूल। इन दैट बेसिस ग्लोमेरुलस रिनल ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं है। और कलेक्टिंग डक्ट तो नेफ्रॉन का ही पार्ट नहीं है, बिकॉज नेफ्रॉन का पार्ट कलेक्टिंग डक्ट नहीं होगा, बिकॉज उसमें बहुत सारे DCT आके एक कलेक्टिंग डक्ट्स में जुड़ते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्लियर? तो इसलिए इसमें आंसर आपको D मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको पता है कि रास मैकेनिज्म से पूछा गया है। रास मैकेनिज्म में होता क्या है, पहले देखो, इसमें सुंदर फ्लो चार्ट है। फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, अगर फॉल इन GFR हुआ, इसका मतलब है ब्लड प्रेशर कम हुआ, सोडियम का फ्लो कम हुआ, किडनी की तरफ जो ब्लड जा रहा है वो बहुत स्लोली एंटर कर रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल में, देन ऑटोमेटिकली इट विल ट्रिगर और एक्टिवेट द इनबिल्ट मैकेनिज्म ऑफ किडनी। तो किडनी में कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं जो 15% है, जैसे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, और एक होता है 85% नेफ्रॉन, मतलब जो कवर अप करता है, दिस इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन स्ट्रेस मैकेनिज्म में हमें हेल्प करता है। तो उसमें सरफेस में अगर JG सेल्स के उसको देखोगे तो वो एफरेंट आर्ट्रियोल के सरफेस में होता है कुछ स्पेशल सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं JG सेल्स, और JG सेल्स से सिक्रीट होता है रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन, वो याद रखना है। दूसरा बात आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर आप नेफ्रॉन को देखोगे, नेफ्रॉन में अगर हम देखेंगे जो इसका डिज़ाइन है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देखो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, और इधर से निकल के आपका जा रहा है DCT। तो इसका मतलब DCT इन दोनों के जंक्शन में आ रहा है। तो अगर इस सरफेस को हम देखेंगे, जो मान लो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये DCT है, ये पोर्शन DCT और एफरेंट आर्ट्रियोल के जो दोनों के मिला के हम उसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, और JG सेल्स जो होता है वो एफरेंट आर्ट्रियोल के सरफेस में है। तो JG सेल से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है रेनिन, RANIN। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, JG सेल्स एक्टिवेट रिलीज। तो इसमें क्या होना चाहिए था? फर्स्ट इज रेनिन, RANIN। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, एंजियोटेंसिनोजन जैसे ही रेनिन ब्लड में आता है, इट विल फ्लो टुवर्ड्स द लीवर। लीवर एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसका नाम है, बनाता है, सिंथेसाइज करता है एंजियोटेंसिनोजन, जो एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में भी रहता है, और लीवर को भी सिग्नल मिलने से वो भी सिक्रीट कर देगा। एंजियोटेंसिनोजन को तोड़ने का काम, उसको तोड़ के पेप्टाइड बनाने का काम है रेनिन का। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे रिलीज रेनिन, इस जगह पे आपका आ रहा है रेनिन रिलीज करेगा, और एंजियोटेंसिनोजन को तोड़ के एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा। तो एंजियोटेंसिन 1 इज पेप्टाइड, और एंजियोटेंसिनोजन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि लीवर सिंथेसाइज करता है, ये याद रखना। अब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, ये बुक में नहीं लिखा है NCERT में, लंग्स का एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये इसे कन्वर्ट करके एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। एंजियोटेंसिन 2 इज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर। तो हमें याद रखना है जो एंजियोटेंसिन 2 है वो वेसोकंस्ट्रिक्टर है, और साथ ही साथ एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलसा को ट्रिगर करके सिक्रीट कराता है एल्डोस्टेरॉन। तब जाके एल्डोस्टेरॉन DCT से और या तो डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल से वाटर इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में जो कमी हुई थी सोडियम की, उसको फिर से बरकरार कर देता है, रिस्टोर कर देता है। बात को समझे? तो मतलब इस मैकेनिज्म में क्या है, सपोज पानी या तो नमक की कमी है, तो मेनली सोडियम का कमी है। मान लो सोडियम जब कम होता है, देन ऑटोमेटिकली दिस इज GFR फॉल इन GFR। फॉल इन GFR का इंडिकेशन है ब्लड प्रेशर लो हो जाना। ब्लड प्रेशर अगर लो होगा तो ऑटोमेटिकली जो फ्लो है टू ब्लड टुवर्ड्स द एफरेंट आर्ट्रियोल वो थोड़ा सा धीमे हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। उसी चीज को वो लोग वो कर लेते हैं, सिग्नल मिल जाता है उनको, और वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट जब होता है तो एक JGA है और एक JG सेल्स है। JGA इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ DCT मॉडिफिकेशन, जो कि इन दोनों के यहाँ से गुजरता है, ये एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में से गुजरता है, क्योंकि ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का मैंने डायग्राम बनाया। तो JGA इज एसोसिएशन ऑफ DCT सेलुलर मॉडिफिकेशन एंड JG सेल्स, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हमें मेनली अभी देखना है JG सेल्स। JG सेल्स एक बहुत स्पेशल सेल है जो एफरेंट आर्ट्रियोल के सरफेस
सरफेस में है और उसके सरफेस में होते हुए जैसे वो सेंस करता है वो रेनिन को सिक्रेट कर देता है। रेनिन एक हार्मोन है जो एंजियोटेंसिनोजेन को तोड़ के बनाता है एंजियोटेंसिन 1 और फिर एंजियोटेंसिन 2 बनाता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन लंग्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, तुम्हारा एक्टिवेट कर रहा है द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा। तो ये याद करना है, यहाँ जो बी है ये होगा जोना ग्लोमेरुलोसा, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, देन इज जोना ये फेसिकुलेटा, देन जोना रेटिकुलरिस। जो जोना फेसिकुलेटा है वो ट्रिगर होता है एंटीरियर पिट्यूटरी के एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के लिए, और जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो ट्रिगर होता है बिकॉज ऑफ एंजियोटेंसिन 2, और जोना रेटिकुलरिस सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो इन दैट बेसिस हमें इसमें आंसर बी मार्क करना था। तो आई थिंक आपका क्लियर हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 में देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड मैसेंजर फॉर हार्मोन एफएसएच। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में जो 2 डायग्राम है उसमें से एक डायग्राम है, उसमें तुम देखना एफएसएच इज अटैचिंग टू the receptor on the surface of ovarian cell membrane and giving signal to certain secondary messenger, क्योंकि FSH एक प्रोटीनस हार्मोन है जो एंटर नहीं कर पाएगा सेल के अंदर, तो ओवेरियन सेल के बाहर से वो सिग्नल देगा कैल्शियम को या तो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को। तो इसमें आपको सेकंड मैसेंजर पूछा है, तो द बेस्ट आंसर इसमें आ रहा है कैल्शियम, बाकी आपका लिंक नहीं आ रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो इसलिए इसमें आपको आंसर मार्क करना था ए कैल्शियम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं 139। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स आर ओपन अप। हमें ये पता है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो ओपन अप नहीं होता, वो क्लोज होना चाहिए था, तो इसमें ओपन अप करके ये गलत हो गया। अगर इसमें क्लोजेस लिखा होता तो ये करेक्ट होता। ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वाल्व्स रिमेन ओपन, तो ये आपका करेक्ट है क्योंकि आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। हमें ये पता है कि जॉइंट डायस्टोल एक ऐसा फेस है जो ईसीजी में T2P हम वो करते हैं, जैसे P2T इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है, T2P इज अ स्टेट जहाँ पे पूरे हार्ट चैम्बर्स में करंट नहीं है, चारों चैम्बर रेस्ट में है और उस वक्त एवी वल्व खुला हुआ होता है, सेमिनोना वल्व बंद रहता है। तो हमें याद रखना है कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व है, जिसे हम ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वल्व बोलते हैं या तो बाइकस्पिड को मिट्रल वल्व भी बोलते हैं, ये तब ओपन रहता है, तो इसलिए ये करेक्ट है। बाकी में देखते हैं ये गलत क्यों है। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल सेमिनोना वल्व इनसाइड आर्टरीज ओपन अप। हमें ये पता है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है और जब इनिशिएट होता है तब एवी वल्व बंद होता है, उससे फर्स्ट हार्ट साउंड आता है, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल एकदम बहुत ज़्यादा पिक में पहुंच जाता है तो फोर्सफुली सेमिनोना वल्व ओपन होता है और हार्ट से ब्लड निकल के लंग्स के तरफ और बॉडी के तरफ जाता है। तो इस तरफ यहाँ पे लिखा है कि डायस्टोल के वक्त ये ओपन अप होता है, नहीं, क्योंकि वेंट्रिकल में जब ब्लड निकल के चला जाता है, वेंट्रिकल में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, प्रेशर डिक्लाइन हो जाता है और आर्टरीज में प्रेशर बढ़ जाता है, तब सेमिनोना वल्व ओपन अप नहीं होगा, क्लोज होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे डायस्टोल मेंशन है, अगर सिस्टोल मेंशन होता तो ये करेक्ट होता है, यहाँ पे डायस्टोल लिख दिया इसलिए ओपन अप नहीं, यहाँ पे क्लोज लिखना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। एसएन जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल व्हिच स्टिमुलेट्स ऑल 4 चैम्बर्स। नो, जो साइनो ऑरिकुलर नोड है ये एक पेसमेकर है, नेचुरल पेसमेकर जो एक्टिवेट होकर ऑरिकुलर कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसका जो करंट है आगे पास होता है एवी नोड के पास, फिर जाता है एवी बंडल के पास, फिर बंडल ऑफ हिस के पास, फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल के पास, फिर पुर्किंजे फाइबर के पास, और तब जाके वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है। इसका मतलब एसएन जब जनरेट होता है तब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन नहीं होता, तब ऑरिकुलर कंट्रैक्शन होके जितने भी ब्लड है ऑरिकल्स के वो वेंट्रिकल्स को भर देता है और आगे करंट जाता है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में वाया द पाथवे ऑफ एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस, राइट एंड लेफ्ट बंडल, पुर्किंजे फाइबर्स देन टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। सो इन दैट बेसिस अगर ये देखें, ये क्लियर नहीं है कि एसएन जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल व्हिच स्टिमुलेट्स ऑल द 4 चैम्बर्स। नो, नॉट ऑल द 4 चैम्बर, बट वो ऑरिकुलर कंट्रैक्शन कराता है, हाँ, और इसी की वजह से आगे करंट पास होकर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एसएन एक ही साथ चारों चैम्बर को कंट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एसएन के जनरेशन से, करंट के प्रोडक्शन से ऑरिकुलर कंट्रैक्शन फर्स्ट होगा, उसके बाद कंडक्टिंग पाथवे के थ्रू जब ये करंट नीचे की तरफ जाएगा फिर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होगा, अलग अलग टाइम में, नॉट मतलब एट ए टाइम चारों चैम्बर का कभी भी कंट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये पूरा करेक्ट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। द बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी, आपको यहाँ पे बी मार्क करना था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 140।
क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स कंटेनिंग प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन मे प्रिवेंट प्रेगनेंसी इफ यूज्ड विदिन 72 आवर्स ऑफ, इसमें आपको मार्क करना है क्वाइटस, क्योंकि हमें पता है कि विदिन 72 आवर्स अगर हम वो करेंगे हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण जो भी अगर कुछ ब्लास्टोसिस्ट मोरुला कुछ भी बना वो सिस्टम डिस्कार्ड कर देगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में देखते हैं क्या है। हाउ मेनी अमॉन्ग द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू ओवरी। इसमें स्टेटमेंट्स कुछ दिया हुआ है, आपको बोलना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, ये करेक्ट है। स्ट्रोमा ऑफ ओवरी डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, करेक्ट है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम व्हिच एनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा, करेक्ट है। ईच ओवरी इज अबाउट 3 to 5 सेंटीमीटर, ये गलत है, इसमें 2 to 4 होना चाहिए था सेंटीमीटर। इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल ऑफ यूट्रस एंड बाय टेंडन, टेंडन नहीं, इसमें ब्रॉड लिगामेंट होना चाहिए था, ब्रॉड लिगामेंट, तब ये करेक्ट होता है। इसके लिए इसमें आंसर 3 आ रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ओवरी को देखोगे, ठीक है, ओवरी के आउटर एरिया में एक थिन एपिथेलियम है जिसको हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं, और इसे से ओगोनिया बनता है। ओगोनिया प्राइमरी oocyte बनाता है, और फिर प्राइमरी oocyte फीमेल फीटस में स्टार्ट करता है मेयोसिस 1 स्टार्ट करके फिर ग्रैन्युलोसा सेल उसे कवर करता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एग। तो इसमें हम ये तो लिखा नहीं है, इसमें बस मैं ऐसे ही बता दी एक्स्ट्रा के लिए कि यहाँ पे एपिथेलियम है, थिन एपिथेलियम। ये जो जगह है जहाँ पे मैं डिमार्केट कर रही हूँ, दिस इज आउटर कॉर्टेक्स। ओके, दिस इज आउटर कॉर्टेक्स, जहाँ पे हमारा फॉलिकल रहता है, ये फॉलिकल वाला एरिया है, और यहाँ पे इनर मेड्यूला बोलते हैं जो कि ब्लड वेसल वाला एरिया है, तो ये ब्लड वेसल वाला एरिया है। तो इसमें ये करेक्ट आ रहा है, ये पॉइंट अब क्लियर हो गया। और हमें पता है ये पेल्विक वॉल में ही रहता है और यूट्रस के आस रहता है, विद द हेल्प अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ टेंडन नहीं लिगामेंट, उसका लेंथ होता है 2 to 4 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर हम देखें कितना करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन के बेसिस पे 3 आ रहा है करेक्ट, इसलिए आपको डी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 142। क्वेश्चन नंबर 142 में देखते हैं क्या है। ADH रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिडक्शन इन यूरिन वॉल्यूम इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। हमें ये पता है कि जो ADH है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वो बनाता है हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियाई, इसका मतलब न्यूरॉन। न्यूक्लियाई ब्रेन में उसको न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूक्लियर टर्म से लिखा रहता है। और ADH जो होता है वो स्टोर करता है न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा। इसका रोल होता है कि जब भी वो ब्लड में आए, वो उसका रिसेप्टर होता है एफरेंट आर्ट्रियोल के सरफेस में, वहां पे जाके वो GFR इंक्रीज करता है, और ADH बाद में डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में फिर से वाटर का इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में सपोर्ट करता है जब हमारा एक्सेसिव लॉस होता है वाटर का थ्रू स्वेटिंग, डायरिया और वॉमिटिंग। तो इसमें आपको मार्क करना था हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि ADH हमारे यूरिन आउटपुट को कम करता है, क्योंकि उसका मेन एम है बॉडी में, मतलब जो भी ब्लड है, ब्लड में दोबारा वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को भेजना, ना कि यूरिन को ज्यादा बनाना। एंटी डायूरेटिक है, डायूरेसिस के ऑपोजिट काम करेगा। डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन ज्यादा बनना, एंटी डायूरेटिक का मतलब होता है यूरिन कम बनाना। तो इसमें यूरिन आउटपुट लो होगा, तो इसलिए आपको इसमें आंसर सी मार्क करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ STIs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस मेंशन बिलो व्हिच आर कॉमनली कॉज्ड ड्यू टू वायरल पैथोजेंस। तो इसमें हम देखते हैं गोनोरिया क्या है, बैक्टीरियल है, जेनाइटल वर्ड वायरल है, सिफिलिस बैक्टीरियल है, जेनाइटल हार्पिस वायरल है, ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोअन है, एड्स वायरल है, जेनाइटल हार्पिस वायरस है, जेनाइटल वॉर्ड्स भी वायरस है। तो इसके लिए आंसर आपको डी मार्क करना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर हमें पता होना चाहिए कि ये आंसर इसमें होगा अप टू 24 वीक्स, क्योंकि हमें पता है अप टू 12 वीक्स अगर है वो सेफ है, और उसमें हमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का वो चाहिए, साइन चाहिए। ओके, तो इसमें आंसर आपको डी मार्क करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 145 में दिया है हाउ मेनी हार्मोन्स गिवन बिलो आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। तो हम देखते हैं कौन कौन सा प्लेसेंटा वाला है। HPL है, HCG है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सब 4 है। तो इसमें आपको डी मार्क करना है 4। ओके, ऑक्सीटोसिन बनाता है कौन है, हाइपोथैलेमस बनाता है, स्टोर करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन का रोल होता है मिल्क इजेक्शन एंड बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। ACTH एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, उसका टारगेट जोना फेसिकुलेटा है। हमारी बुक के हिसाब से प्लेसेंटल हार्मोन HPL है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है बाय मेकिंग द मदर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे कि जेस्टेशनल डायबिटीज भी किसी केस में हो जाता है। मदर के ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई रह जाता है और इसके
कारण ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज फीटस ले पाता है। तो HPL हमेशा नेगेटिव नहीं है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है। HCG ह्यूमन कॉलोनी गोनाडोट्रोपिन्स है जो हमारे ब्लड में या यूरिन में मिलने से प्रेगनेंसी कंफर्म होता है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो रेशियो है HCG बरकरार रखता है बाय मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटेम अप टू ए सर्टेन स्टेज ऑफ टाइम। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, चूज द ऑड वन विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑन डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। अगर हम देखेंगे एंजियोटेंसिन 2 हमारे ब्लड वेसल्स को, एफरेंट आर्टरियल के ब्लड वेसल के, यहाँ पे जो ब्लड वेसल है ना ये एफरेंट आर्टरियल मीन कर रहा है, ये आपको समझना है खुद, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 वेसोकंस्ट्रिक्टर है, ANF वेसोडाइलेटर है। एंजियोटेंसिन 1 का कोई इफेक्ट नहीं है, आपको वही मार्क करना है कि ऑड वन बोला है तो आंसर सी होगा, एंजियोटेंसिन 1। और वेसोप्रेसिन क्या है, वेसो डायलेटर है। तो अगर एक बार लिख ले कि एफरेंट आर्टरियल के बेसिस पे अगर आप देखोगे इसका डायमीटर को कौन चेंज करता है, ANF के बेसिस पे अगर आप देखोगे ये वेसो डायलेशन करता है। और ADH प्लस एंजियोटेंसिन 2 अगर आप देखोगे, यहाँ पे शॉर्ट लिखा, ये वेसो कंस्ट्रिक्टर है। और एंजियोटेंसिन 1 लेकिन एफरेंट आर्टरियल को ब्लड वेसल जो है उसको कोई भी डायलेट या कंस्ट्रिक्ट नहीं करता है, ऑड वन के विथ रेफरेंस टू इफेक्ट ऑन डायमीटर। तो इसलिए ब्लड वेसल यहाँ पे एफरेंट आर्टरियल मीन कर रहा है। ओके, इसलिए आंसर आपको सी मार्क करना था, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अच्छा चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 147। अब 147 देखते हैं। हाउ मेनी फीचर्स रिलेटेड टू LNG20। पहले आपको देखना चाहिए कि LNG20 है क्या। LNG20 हार्मोनल आईओडी में गिरता है। हार्मोनल आईओडी का कौन कौन सा फीचर्स है जो इसमें आता है वो आपको मार्क करना है। तो पहले हम देखते हैं, ये हार्मोनल इंटरफेरेंस डिवाइस है, करेक्ट। नॉन मेडिकेटेड नहीं है। सप्रेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इज फॉर कॉपर कंटेनिंग। फिजिकली प्रिवेंट मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज बेस्ट फॉर बेरियर मेथड। मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, करेक्ट। इंड्यूस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, करेक्ट। तो इसमें 3 आपको मार्क करना था पॉइंट। अब समझे कि नहीं, क्योंकि LNG20 आपको पूछा हार्मोनल आयोडीज। हार्मोनल आयोडीज अकॉर्डिंग टू NCERT उसमें 3 पॉइंट ही करेक्ट बैठेगा। एक तो है कॉमन पॉइंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ आयोडीज इज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट वन आपको याद रखना है मेकिंग द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन और मेकिंग द सर्विक्स होस्टाइल फॉर द स्पर्म एंट्री, अनफेवरेबल कर लेता है सर्वाइकल म्यूकस को थिक करके। तो 3 पॉइंट इसका करेक्ट आ रहा है और ये हार्मोनल आयोडीज है। तो यहाँ के बेसिस पे हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस करेक्ट है। नॉन मेडिकेटेड में तो लिप्स लूप आ जा रहा है। सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी में कॉपर वाला आ जा रहा है, ये नहीं होगा। फिजिकली प्रिवेंट मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, द बेस्ट आंसर इज बेरियर मेथड। ओके, ये भी नहीं आ रहा है। अगर अप्रोप्रिएट देखोगे, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन करेक्ट है। इंड्यूसेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करेक्ट है, इसलिए 3 मार्क करना था। और एक डाल सकते थे इसमें, अगर डाल दिया तो ध्यान रखना, दैट इज मेकिंग द सर्वाइकल म्यूकस थिक एंड इंटरफेयर विद द एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड। ऐसे कुछ एक पॉइंट लिखा है, मैंने थोड़ा सा इंग्लिश चेंज करके बोला, वो ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था बी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following statement are true for oogenesis? इसमें देखना है oogenesis का कौन सा पॉइंट करेक्ट है। It results in the formation of haploid gamete, ये करेक्ट है। It's initiated at puberty, no, ये पॉइंट किसके लिए करेक्ट है, spermatogenesis के लिए करेक्ट है। In human oogenesis begins before birth and continues until menopause, ये भी करेक्ट है। ओके, तो 2 करेक्ट आया अभी, 1 and 3। आपको ये पता है कि oogenesis स्टार्ट हो जाता है फीटल ओवरी में ही, उसमें ओगोनिया प्राइमरी oocyte बना लेता है, मेयोसिस 1 स्टार्ट होता है, प्रोफेस 1 में अरेस्ट होता है, फिर वो ग्रेन्युलोसा सेल जिसको फॉलिकुलर सेल बोलते हैं उससे वो ढक जाता है, तब उस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। जो फीमेल का फीटल ओवरी है उसमें एज ए टोटल कपल ऑफ मिलियंस वो रहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड प्यूबर्टी अटेन करने तक बहुत सारे फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसे हम एट्रेटिक फॉलिकल या डिजेनरेटेड फॉलिकल बोलते हैं, बुक में डिजेनरेटेड लिखा हुआ है। और बाद में 2 ओवरी में टोटल एट प्यूबर्टी ऑलमोस्ट रह जाता है 60 to 80,000 इन ईच ओवरी, प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाता है। तो इन दैट बेसिस अगर हम देखें कि इन ह्यूमन oogenesis बिगिन बिफोर बर्थ, ये तो करेक्ट है। और ये पूरे मेनोपोज तक चलते रहता है। मेनोपोज का मतलब क्या है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवरियन साइकिल बंद हो गया हो। बंद हो जाने का मेन रीज़न क्या है, ओवरीज के अंदर जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो सारे के सारे डिजेनरेट हो चुके हैं, एट्रोटिक हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, इसके लिए मेनोपोज हुआ है। तो इसलिए बिफोर बर्थ शुरू होता है और मेनोपोज में बंद होता है। मेनोपोज का एज है अराउंड 50 पकड़ लो, जो कि NCERT में है। तो ये 1 और 3 करेक्ट आ रहा है। सेकेंडरी oocyte अंडरगोस meiosis to form a mature ovum and another polar body after the sperm entry before fertilization, ये करेक्ट है। हमेशा याद रखना, अगर हम एक ओवम को देखें
देखें जो निकल चुका है ओवरी से, यहाँ पे एक प्रोन्यूक्लियस होगा जो कि X है, इसमें एक जगह पे फर्स्ट पोलर बॉडी होगा, दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी, नॉन फंक्शनल सेल जो इसके अंदर रहेगा। इसी कंडीशन में ये निकल आता ओवरी से। जब स्पर्म एंटर होता है, स्पर्म एंटर होते ही ये मियोसिस 2 कंप्लीट करके सेकंड पोलर बॉडी बना लेता है, दिस इज सेकंड पोलर बॉडी। बनते ही ये मैच्योर हो जाता है, सेकंड पोलर बॉडी ये मैच्योर हो गया। फिर ये दोनों वो होंगे, सिनगेमिक के बाद एम्फीमिक्सिस होगा। एम्फीमिक्सिस मतलब दोनों न्यूक्लियर फ्यूज होंगे, फिर बनेगा जाइगोट। जाइगोट में भी 2 पोलर बॉडीज होते हैं। तो हमें याद रखना, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म meiosis 2 is completed in ovum by releasing second polar body, then mature ovum will next, the nucleus of mature ovum and sperm will fuse and उसके बाद zygote बनेगा, that is fertilized egg। ऐसे भी लिखा रह सकता है, after the entry of sperm egg completes its meiosis 2 and it gets converted into zygote, ये भी करेक्ट होगा। ध्यान रखना, अगर ऐसे डायरेक्टली zygote लिख दिया और बीच में ऐसे लिखा नहीं कि mature ovum बना, फिर sperm का nucleus ovum का nucleus fuse हुआ, फिर zygote बना, इतना लंबा नहीं भी लिख सकते हैं। after the entry of sperm before fertilization, ठीक है, the first completes this meiosis 2, released release one second polar body, after that they get converts to what, zygote। तो वो भी करेक्ट है, हाँ ध्यान रखना। तो ये करेक्ट है। meiosis 1 is completed inside primary follicle after birth, no, meiosis 1 कंप्लीट हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल में ही और फर्स्ट पोलर बॉडी भी रिलीज हो जाता है एग के अंदर टर्शियरी फॉलिकल में ही, तो ये गलत है। सो इन दैट बेसिस आपका आंसर बी आ रहा है, 1, 3 एंड 4 ट्रू है, बाकी फॉल्स है। समझ गए, ये ध्यान रखोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, 149। क्वेश्चन नंबर 149 में द एक्शन पोटेंशियल इज प्राइमरीली जनरेटेड बाय, तो इसमें एक्शन पोटेंशियल पूछा है कि जो डिपोलराइजेशन है कैसे स्टार्ट होता है। इट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फ्रॉम ECF टू ICF। अगर हम एक एक्सॉन देखेंगे, सोडियम का फ्लो फ्रॉम ECF टू ICF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन पोटेंशियल। ओके, तो इसमें आंसर यही आ रहा है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो इसमें आपको बी मार्क करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150। क्वेश्चन नंबर 150 आपको लोकोमोशन से पूछा है। इन अ स्ट्राइटेड मसल फाइबर एज जोन अपीयर्स एज अ लाइटर रीजन विद इन अ ए बैंड ड्यू टू। हमें पता है कि अगर हम देखेंगे, ये हमारा मान लो कि थिन फिलामेंट है, ये हमारा जेड लाइन है और यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा मायोसिन है। तो इसी जगह को हम क्या बोल रहे हैं, यही जगह को हम लोग एच जोन बोल रहे हैं ना। तो एच जोन क्या होता है, जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स नहीं है, जहाँ पे मायोसिन है और जहाँ पे मायोसिन हेड भी नहीं है, सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स नहीं है, वो याद रखना ही बेस्ट है आपके लिए। द एरिया इन ए बैंड where actin filaments are absent but myosin filaments are present, the central gap of A band is H zone। जो कि मसल कंट्रैक्शन जब होता है तब ऑटोमेटिकली एच जोन डिमिनिश हो जाता है। एट दैट पीरियड ऑफ टाइम हमें समझ जाना है कि एच जोन नहीं दिख रहा है तो मसल मैक्सिमली कंट्रैक्ट हो चुका है, उतना याद रखना है। तो इसमें देखो, इन अ स्ट्राइटेड मसल मतलब स्केलेटल मसल में द एच जोन अपीयर्स इन अ लाइटर रीजन विद इन द ए बैंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ थिन एक्टिन फिलामेंट्स लीविंग ओनली थिक मायोसिन फिलामेंट्स इन दिस रीजन। दिस इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि इस जगह पे एक्टिन नहीं होता। और ये जो जगह होता है, मान लो कि ये ए बैंड है ना, ये पूरा का पूरा ये ए बैंड है, तो ये जगह अगर हम देखेंगे थोड़ा सा डार्केस्ट होता है, ये जगह डार्केस्ट है बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, और ये जगह लाइट पैच आ जाता है। दिस इज द एरिया जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स नहीं है, ये रिलैक्स स्टेट है, अभी स्केलेटल मसल रिलैक्स स्टेट में है, इसीलिए आपको देखना एज जोन विजिबल रहेगा। जब मसल कंट्रैक्ट होता है तो एज जोन विजिबल नहीं होता, इसका मतलब कंट्रैक्शन हो चुका है पूरा का पूरा, मैक्सिमली कंट्रैक्टेड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 151 में read the given statements with reference to an ideal contraceptive, mark the wrong statement। आइडियल कंट्रासेप्टिव अगर होना है तो इसमें से कौन सा पॉइंट नहीं होना पड़ेगा जो कि उसके आइडियल कंट्रासेप्टिव का जो फीचर है उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। इट शुड इंटरफेयर विद लिबिडो। आपको पता है कि मेल में सेक्सुअल बिहेवियर को हम लिबिडो बोलते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना है कि कंट्रासेप्टिव मेथड कभी भी सेक्सुअल बिहेवियर के साथ या सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर ना करें। तो इसमें लिखा है इट शुड, तो इसलिए ये गलत है और यही आपका आंसर है पहला ही। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, ये तो करेक्ट है। इट शुड इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल एंड नो और एट लीस्ट साइड इफेक्ट्स, ये करेक्ट है। शुड बी यूजर फ्रेंडली, तो इतना करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है और इसलिए ये आपका आंसर है, क्योंकि उन्होंने बोला है रीड द गिवन स्टेटमेंट विद दिस एंड मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसलिए ए मार्क करना था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइन्यूट वेसल रन्स पैरेलल टू हेनलीज लूप ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अगर तुम हेनलीज लूप को देखोगे, हेनलीज लूप के डिसेंडिंग मतलब थिक सेगमेंट, थिन सेगमेंट, देन थिन, देन थिक है,
उसके वहाँ पे रन कौन करता है, पैरेलल रन कौन करता है, दिस इज़ योर वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा अगर हम देखें, अगर हम पीसीटी से कनेक्ट कराएं इसको, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल का एक्सटेंशन है वासा रेक्टा। इफरेंट आर्ट्रियोल एक बार जाने से पहले इससे पूरा चक्कर लगा के जाता है ना, तो उसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जब लूप ऑफ हेनले के सामने पैरेलली रन करता है तब उसे हम वासा रेक्टा बोलते हैं। दिस आर माइन्यूट वेसल कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उनका काम होता है नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से जो भी सामान निकल रहा है वो बॉडी में बैक लेके जाए। ओके, तो इसमें आपको आंसर मार्क करना था वासा रेक्टा। 153 में देखो, इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लान द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड अंटिल इट बिकम्स फ्री ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर। ये कभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हमेशा ही रह जाता है आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बुक में प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही है, उसके बाद हमें उसे रिवर में डाल देते हैं, ड्रेन में लेते हैं, रिवर में डालते हैं। आप तुम्हें रिवर से डालने से पहले अगर टर्शियरी ट्रीटमेंट करोगे तब जाके और क्लियर करेंगे, जिससे टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद ही तुम पानी पी सकते हो। तो इन दैट बेसिस अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लान में सीवेज वाटर इज ट्रीटेड until it becomes, we are talking about secondary treatment, up to secondary treatment, तो free of all organic matter कभी possible नहीं है। BOD of sewage water is reduced significantly at the end of secondary treatment, ये correct है। reduce significantly, अगर 9 था BOD 1 हो जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुका है बिकॉज ऑफ हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स। ओके, तो ये करेक्ट है। BOD ऑफ सीवेज वाटर राइजेस सिग्निफिकेंटली, तो होगा ही नहीं, राइज नहीं होगा। एंड फ्री ऑफ ऑल पैथोजेंस नेवर पॉसिबल, बिकॉज उसमें पैथोजेंस रहते ही है। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रेन वाटर है सीवेज का, पहले हम जब प्राइमरी ट्रीटमेंट में लेते हैं तो उसमें मेनली हम सेडिमेंट फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन कर रहे हैं। उसके बाद प्राइमरी एफ्लुएंट जो साफ करके निकाल के हमने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में डाला, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसमें 2 तरह का टैंक होता है, एक लार्ज एरिएशन टैंक होता है जिसमें हम ऑक्सीजन देंगे बाहर से, और एजिटेटर के हेल्प से ऑक्सीजन को हर तरफ फैला के उसमें जो एरोबिक ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया हो या फंजाई हो, उसको हम वो सपोर्ट करेंगे टू ग्रो और टू फॉर्म फ्लॉक्स। फ्लॉक्स के हेल्प से हम ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन अपटेक करेगा, ऑर्गेनिक मैटर तोड़ेगा, तब VOD रिड्यूस हो जाता है। ये मेरा मेन वो है, मोटिव है। फिर उसके बाद उसमें तो सेटल नहीं हो पाया, क्योंकि एरिएशन टैंक में पानी कंटिन्यू घूमता रहता है, तब हम उसको नेक्स्ट एक टैंक में डालेंगे। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का और एक टैंक है जिसको हम लोग बोलते हैं सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में जब हम डालते हैं तब जाके पानी का एक ठहराव आता है, नीचे एक्टिवेटेड स्लज, सेकेंडरी स्लज जमा होता है, जिसको हम इनोकुलम के तौर पे बायोगैस बनाने में या तो हम फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर का जो साफ़ पानी है, लगभग साफ़ पानी, कि BOD रिड्यूस हो जाता है, पैथोजन लगभग रहेंगे उसमें, ऑर्गेनिक मैटर भी लगभग रहेगा, उसको हम नदी में छोड़ देते हैं। अगर वहीं से हमें पानी पीने वाला लायक बनाना है तब हमें टर्शियरी ट्रीटमेंट करना है, जो कि इंडिया में टर्शियरी ट्रीटमेंट लेवल तक नहीं करते हैं। सो इन दैट बेसिस द बेस्ट आंसर इज B, BOD ऑफ सीवेज वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली एट द एंड ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दैट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो अब आपको मार्क करना था इसमें 153 का B। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर। इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट ऐसे नोट करता है, पुर्किंजे फाइबर नहीं, तो ये गलत है। डब सडन ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये नहीं है, क्योंकि हमें पता है ओपनिंग से नहीं होगा, इसमें क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व से होता है। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल तब करेक्ट होता, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है। हमें पूछा करेक्ट सेट कौन सा, लब शार्प क्लोजिंग ऑफ AV वाल्व एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, करेक्ट, क्योंकि ब्लड जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल इनिशिएट होता है, AV वाल्व जो कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है वो बंद हो जाता है, उसी से फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है, तो ये करेक्ट है। एंड एओर्टा कंटेन्स 2 लोब्स ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स व्हिच ओपन्स अप इन द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, 2 लोब्स नहीं 3 लोब्स है। सेमिलुनर वाल्व ओपन होता है ना, वेंट्रिकुलर डायस्टोल नहीं, यहाँ पे अगर लिखते तो सिस्टोल होता तो करेक्ट होता, तो इसमें 2 गलतियाँ आ रही हैं। 2 के जगह 3 होना चाहिए था, डायस्टोल के जगह सिस्टोल होना चाहिए था, यहाँ पे ओपनिंग की जगह क्लोजर होना चाहिए था, बाकी तब सब ठीक है। और इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट में ऐसे नोट होना चाहिए था, तब करेक्ट होता, समझे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 स्टेटमेंट से 2 देखते हैं, एक्सक्रीशन से। स्टेटमेंट 1, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुला पार्ट ऑफ किडनी हेल्प्स इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट देयरबाय कंसंट्रेटिंग द यूरिन, तो ये करेक्ट है। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिया नियरली 4 टाइम्स लेस देन, नहीं मोर देन, ठीक है, मोर देन कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स, यहाँ पे यूरिया नहीं, यूरिन 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, तो इसके यहाँ पे यूरिया की जगह यूरिन होना चाहिए था, लेस देन नहीं मोर देन होना चाहिए था। ऊपर में एक डाउट आ सकता है कि मैम यहाँ पे दे हैव नॉट मेंशन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम और इनर मेडुला, अगर मेडुला भी लिखा है तो किसी सेंस नहीं, स्पेशली अगर नहीं भी लिखे
मान लो कि ऐसे लिखा ही नहीं है, सिर्फ मेड्यूला मेंशन है, पर स्पेशली इनर मेड्यूला ऐसे मेंशन नहीं है, तब भी हमें ये करेक्ट स्टेटमेंट पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये मेड्यूला पार्ट में ही चेंजेस मिलते हैं। क्योंकि रीनल पिरामिड के अंदर वाले एरिया को तो मेड्यूला बोलते हैं, एक आउटर मेड्यूला होता है, एक इनर मेड्यूला होता है। आउटर मेड्यूला में बहुत सारे कंसंट्रेशन चेंज होते हैं आसपास के, लेकिन इनर मेड्यूला में मेनली NaCl और यूरिया के कारण ही वाटर कलेक्टिंग डक्ट से निकल के बाहर आता है। वही तो है ना मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे अगर मेड्यूला मेंशन है और कुछ मेंशन नहीं किया आउटर इन इनर, तब भी हमें ऐसे स्टेटमेंट को करेक्ट पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली इनर मेड्यूला लिखा रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। और रीनल पिरामिड के अंदर ही पॉसिबल है जितना भी हम यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाएं, क्योंकि वहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क वासर एक्टा प्रेजेंट है, जो लूप ऑफ हेनली के साथ तालमेल करके या ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करके वो कम से कम पानी को सिस्टम से लॉस होने देता है, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी सिस्टम में रख देता है। सो इन दैट बेसिस अगर हम देखें काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म, जो कि मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट है, उसमें मेनली लूप ऑफ हेनली और वासर एक्टा काम कर रहा है। लूप ऑफ हेनली का जो डिसेंडिंग लिम है वो पानी छोड़ता है, जो कि असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासर एक्टा लेता है, और जो असेंडिंग पोर्शन ऑफ असेंडिंग लिम है लूप ऑफ हेनली का, वो नमक छोड़ता है, जो डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ वासर एक्टा लेता है। समझ गए? तो डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ वासर एक्टा नमक को लेके जाते वक्त असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासर एक्टा से होके बॉडी में जाएगा, तब असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासर एक्टा से NaCl रिलीज होता है, और वो NaCl इनर मेड्यूला में रहता है और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है। यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, हर जगह से थोड़ा सा यूरिया रिलीज होता है, और NaCl और यूरिया का वो कंसंट्रेशन उस जगह को हाइपरटोनिक बना देता है जहां से कलेक्टिंग डक्ट गुजरता है। तो कलेक्टिंग डक्ट से ज्यादा पानी निकल के यूरिन जो है उसके अंदर और ज्यादा क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। यही पूछा ना, तो मेड्यूला अगर लिखा है हमेशा याद रखना, इसमें कोई भी डिबेट करने वाली बात नहीं है। मेड्यूला में आउटर मेड्यूला, इनर मेड्यूला अगर मेंशन नहीं भी है और मेड्यूला वर्ड है, तब भी हमें ऐसे स्टेटमेंट को करेक्ट पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है। ओके, चलो इसमें आंसर क्या मार्क करना है आपको? C मार्क करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इन कॉलम ए विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम बी। अगर हम देखेंगे ए का 3 आ रहा है, प्राइमरी स्लज का आ रहा है आपका सॉलिड वेस्ट फॉर्म आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट। जो भी प्राइमरी स्लज होता है वो सेटलिंग टैंक होता है। प्राइमरी टैंक में हम लोग करते क्या है, जो सीवेज वाटर है, ड्रेन का वाटर है, उसको डायरेक्टली एक टैंक में रखते हैं जो सेटलिंग टैंक है, और उसमें जो भी फ्लोटिंग डेब्रीज है वो क्लियर करते हैं, सेडिमेंट्स वो करते हैं, अलाउ करते हैं तो सेटल डाउन बिलो। तो नीचे जाके सब जमावट हो जाता है, ऊपर एक साफ पानी आता है, वो प्राइमरी एफ्लुएंट है, और नीचे जो जमा हो गया, ठीक है, सॉलिड वेस्ट, उसी को हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं। तो इसलिए इसमें सॉलिड वेस्ट फॉर्म्ड आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट लिखा है। फिर बी का 4 होगा, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोब्स, कि हमें पता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, और उस ट्रीटमेंट में हम ऑक्सीजन बाहर से देते हैं, देके हम जो एरोबिक ग्रुप ऑफ फंजाई और माइक्रो वो है बैक्टीरिया है हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स, उसे ग्रो करते हैं, और एनारोबिक ग्रुप को हम सप्रेस कर देते हैं। एरोबिक ग्रुप जब बढ़ता है, फ्लॉक्स बनता है, तब वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है और नीचे जाके एक्टिवेटेड स्लज बनता है। और वो भी एक्टिवेटेड स्लज आपको कलेक्ट कहाँ से करना है, सेकेंडरी टैंक के नेक्स्ट टैंक से, जिसका हम सेटलिंग टैंक बोलते हैं। क्योंकि सेकेंडरी टैंक में फर्स्ट टैंक इज व्हाट, एरिएशन टैंक, जिसमें ऑक्सीजन दिया जाता है और पानी को हर तरफ से मिलाया जाता है, एजिटेशन ऐसे मिलाया जाता है। और फिर उसी पानी को जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया, फिर हम उसको दूसरे टैंक में रख के सेटल करवाते हैं, जिससे कि ऊपर साफ पानी है, नदी में छोड़ दो, और नीचे सेकेंडरी स्लज बने, जिसे एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। अब देखो, आप समझ ही गए होगे C1 ही होगा, दैट इज सॉलिड वेस्ट फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और प्राइमरी ट्रीटमेंट इज आपका हो गया रिमूवल ऑफ लार्ज एंड सस्पेंडेड सॉलिड। तो इसमें आपको आंसर ए मार्क करना था। बहुत सिंपल है, उसको और कॉम्प्लिकेट करके भी दिया जा सकता है। अब ध्यान रखना, इस पैटर्न में भी आएगा कि आप पढ़ लेना एक बार प्राइमरी स्लज और सेकेंडरी स्लज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा ये भी पढ़ लेना प्राइमरी एफ्लुएंट और सेकेंडरी एफ्लुएंट में क्या डिफरेंस आ रहा है। फिर ये भी देख लेना आप प्राइमरी ट्रीटमेंट में कितने टैंक है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कितने टैंक है, और उसके कौन से मिनिस्ट्री ने देखा है, ठीक है। एनवायरनमेंट जो मिनिस्ट्री है, कौन सा मिनिस्ट्री है जो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान किए थे, वो मिनिस्टर का भी मिनिस्ट्री का वो भी देख लेना, और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर उस जगह को भी पढ़ लेना, कोई आगे आपको पढ़ना ही है इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमेना। ये देखते हैं, आप समझ गए होंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमेना किसका पार्ट है, मिड ब्रेन का पार्ट है।
पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कहाँ से पूछा, फिर आपको देखना पड़ेगा उसका फीचर क्या आ रहा है। प्रोसेसिंग ऑल्फैक्टरी सिग्नलिंग, कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट, रेगुलेशन ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी। बेस्ट आंसर ये आ रहा है, समरी में भी लिखा है विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं होगा, तो बेस्ट आंसर इसके बेसिस पे आपको ये मार्क करना है जो समरी में आपका दिया हुआ है, एक बार आप देख लोगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइडल कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो इसमें आंसर आ रहा है आपका सहेली, क्योंकि सहेली जो है नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइडल कंट्रासेप्टिव पिल पूछा है, तो जब भी जैसे पिल पूछा तो ऑटोमेटिकली सहेली की तरफ इशारा चला गया। इम्प्लांट में हम करते क्या है, छोटे छोटे स्टिक्स को बॉडी में डालते हैं। प्रोजेस्टासार्ट है आपका आईयूडी, ओके, आईयूडी वो भी हार्मोनल आईयूडी। LNG-20 भी हार्मोनल आईयूडी है। तो इसमें पिल्स देखते हैं, आपको यही मार्क करना था, आप समझ ही गए होगे, सहेली होगा जो CDRI ने बनाया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल कंट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। हमें पता है कि कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और कैल्शियम हमारे मसल फाइबर में सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर रहता है। जब भी उसे बाहर से सिग्नल मिलता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, और जो सोडियम का इन्फ्लक्स तभी पॉसिबल है जब सर्कोलेमा के सरफेस में एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर में एसिटाइल कोलिन आके बैठ जाए, तभी जाके इन्फ्लक्स होता है सोडियम का। सोडियम एंटर करता है मसल फाइबर में और सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलता है, फिर वो ट्रोपोनिन से बाइंड करता है और ट्रोपोमाइसिन को हटा के फिर जाके वो अनमास्क करता है द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ जी एक्टिन फॉर मायोसिन हेड। तो इसमें हम देखते हैं क्या है आपका, calcium binds to actin causing it to contract. No, calcium ions bind to troponin which causes tropomyosin to shift and expose the myosin binding sites on actin. तो ये correct है। calcium ions directly interact with myosin filament. No, calcium ion cause the myosin heads to detach from the actin. No, तो इसमें मेन रोल क्या है कैल्शियम आयन का, पहला है कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है वो देखना है, कैल्शियम स्टोर्ड इन सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर ये कब वो होता है, बाहर निकलता है, इसका रिलीज कब होता है, रिलीज पॉसिबल कब है, तो फर्स्ट है एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर से अटैच होना ऑन द सरफेस ऑफ सर्कोलेमा, और दूसरा आपका है सोडियम इन्फ्लक्स, जो बुक में इतना क्लियर नहीं लिखा, एक्शन पोटेंशियल से लिंक है सोडियम इन्फ्लक्स, तभी जाके सोडियम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के सर्कोप्लाज्म में पहुंचेगा, ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा और ट्रोपोमाइसिन को रस्सी की तरह है ना रोप लाइक स्ट्रक्चर उसको हटाएगा, तभी जाके वो अनमास्क कर रहा है, मतलब ट्रोपोनिन ही अनमास्क कर रहा है ट्रोपोमाइसिन को हटा के, ठीक है, कैल्शियम के बाइंड होने के बाद। तो ये रोल है, तो बेस्ट आंसर इज बी ही मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं कि इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो ओव्यूलेशन साइकिल इज इनकरेक्ट। हमें ये पता है कि एस्ट्रोजन लेवल सर्ज ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ये करेक्ट है। ओव्यूलेशन ऑकर्स ड्यू टू एलीट सर्ज, ये करेक्ट है। प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, ये करेक्ट है। चेंज इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ FSH-LH, ये गलत है और आपको पूछा इनकरेक्ट, इसलिए आपने आंसर ये मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे FSH-LH नहीं होगा, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होगा। तब आप बहुत कंफ्यूज हो गए, मैं थोड़ा समझा दूं आपको। मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवेरियन साइकिल में पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग फेज, जब वो होता क्यों है, तो मेन रीजन कि फर्टिलाइज नहीं हुआ ओवम, ठीक है, प्रेगनेंसी इनिशिएट नहीं हुआ, इसीलिए जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजेनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का फॉल होता है और एंडोमेट्रियम जो प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करके रखा था, ठीक है, वो स्लफ्ड ऑफ हो जाता है विद सेकेंडरी oocyte, क्योंकि सेकेंडरी oocyte ही रह जाता है, मैच्योर ओवम तो बनेगा नहीं कि स्पर्म एंटर नहीं हुआ है, तो हो गया मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के टाइम से ही FSH-LH हल्का हल्का सा बढ़ना शुरू होता है, मेनली FSH हल्का हल्का सा बढ़ता है। फॉलिकुलर फेज में FSH और LH ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, लेकिन जैसे ग्रोइंग फॉलिकल्स बनते हैं वहां से ग्रेन्युलोसा सेल से एस्ट्रोजन ब्लड में आ जाता है। एस्ट्रोजन का दो काम है, पहला एस्ट्रोजन एक पॉजिटिव रेगुलेशन देगा हाइपोथैलेमस को कि मैं आ गया हूं, अभी मुझे LH को इंक्रीज करना है, FSH को इंक्रीज करना है। एस्ट्रोजन ब्लड में आने का मतलब ही है सिस्टम रेडी है फॉर ओव्यूलेशन। जैसे एस्ट्रोजन का इंक्रीज होगा वैसे ही हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का जो टाइटर है कंसंट्रेशन वो बढ़ाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी लार्ज अमाउंट है FSH-LH को रिलीज करेंगे, ठीक है, उसी में से LH को LH सर्च बोलते हैं, जो ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करके ओवम को निकाल लेगा। समझ गए? इधर क्या होगा, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को बनाएगा, मतलब इनिशिएट करता है एंडोमेट्रियम थिकनिंग को, इनिशियली वो बनाता है, टिका के रखता है प्रोजेस्टेरोन। अब जो ग्राफिन फॉलिकल का जो टूटा फूटा रेमनेंट है उसको LH ठीक करेगा, करके बना देगा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का प्रिंसिपल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन ब्लड में आते ही उसे टिका के रखेगा और साथ ही साथ
तो कुछ दिनों बाद 25th डे तब एस्ट्रोजन भी आएगा। उसका रेशियो भी प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ ओवम, फिर से मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा। तो हमेशा याद रखना है कि जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी क्या है। इसका मतलब है जीएनआरएच का पहले कम होना, फिर ज़्यादा होना, फिर कम होना, अप डाउन हो रहा है। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आ जा रहा है तो नेगेटिव इफेक्ट गिर रहा है हाइपोथैलेमस के ऊपर, तब हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा, जिससे एफएसएच का जो टाइटर है, एलएच का जो टाइटर है वो घट जाए, मतलब मेनली एफएसएच का। तो इन दैट बेसिस अगर हम देखेंगे जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी में पहले बढ़ रहा है फिर गायब हो गया, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के सर्कुलेटिंग लेवल्स के लिए हो रहा है। एस्ट्रोजन अकेला है तब एफएसएच एलएच बढ़ रहा है, इधर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों है तब वो नेगेटिव है, तब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन आएगा, जिससे वो कुछ देर तक उस प्रोसेस को रोक के रखे और एफएसएच को इंक्रीज ना करे और एलएच को इंक्रीज ना करे। तो दिस इज जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी, द वेव लाइक स्ट्रक्चर देव, वो जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के डायग्राम में है। ओके, इसलिए इसमें एलएच एफएसएच नहीं हो के एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता तो करेक्ट होता, इसलिए आपको डी मार्क करना है। बाकी ऑप्शंस करेक्ट है इसमें। एस्ट्रोजन लेवल सर्च ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, यस, इसके लिए एलएच सर्च होता है। ओवुलेशन ऑकर्स ड्यू टू एलएच सर्च, यस, जो कि एस्ट्रोजन सर्च के लिए एलएच सर्च होता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, करेक्ट। एस्ट्रोजन थिकनिंग, इनिशियल थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरॉन उसे टिका के रखता है, मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द टोटल नेफ्रॉन जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन कंस्टिट्यूट्स ओनली 15%, इसमें यही मार्क करना था, और 85% उसका है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स कैन एक्ट एज बायोकंट्रोल एजेंट्स। सो बायोकंट्रोल एजेंट्स हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ट्राइकोडर्मा हम यूज करते हैं फंजाई, बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, और ड्रैगन फ्लाई यूज करते हैं एज अ नैरो स्पेक्ट्रम बायोकंट्रोल एजेंट्स। इसमें से ये कोई भी करेक्ट नहीं आ रहा है। देखो ये निकल जा रहा है, ये रह रहा है, इसमें से ये निकल जा रहा है, ये निकल जा रहा है, ये रह रहा है, ये भी नहीं रह रहा है, सॉरी, और ये भी नहीं, ये रह रहा है, ये नहीं रह रहा। मतलब बायो कंट्रोल एजेंट में बेस्ट आंसर ये आ रहा है, ट्राइकोडर्मा, बैसिलस thuringiensis और ड्रैगन फ्लाई। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम था आपका, साइक्लोस्पोरिन ए वो करता है और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ट्राइकोडर्मा स्पेसीज लिखा है, हर्जेनियम का है वो फंजाई को किल करता है रूट लेवल में, और रूट इकोसिस्टम पैथोजन, वो एक्चुअली फंजाई ही फंजाई को मारता है, और इसमें आ जा रहा है ये सुपीरियर है, और जो बाकी फंजाई है इनके कंपेरिजन में इन्फीरियर हो जाते हैं, और कंपटीशन के चक्कर में वो मर जाता है। तो इसलिए भी हम उसको इस एंगल से बायोकंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका बैसिलस thuringiensis, पहले तो जो बैक्टीरिया के स्पोर्स पैकेट में बेचते थे, उसको पानी में घोल के फ्रूट्स और ब्रेसिकस में छिड़क देना है। जब कोई भी उसके रिलेटिव मतलब समझे ना, रिलेटेड इंसेक्ट्स ग्रुप है, जैसे लेपिडोप्टेरा, ये सब ग्रुप होता है, ऑर्डर होता है कुछ, वो आके उसको अटैक करते हैं, तो उसके कैटरपिलर उसको खा के फिर वो मर जाता है, कि उसका प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है अल्कलाइन जूस में। सो इन दैट बेसिस दे आर किलिंग देम, तो वो भी नैरो स्पेक्ट्रम है। और ड्रैगन फ्लाई आपको पता है, ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं वो भी तो, और इधर आपका जो बीटल्स है वो भी बायो कंट्रोल एजेंट्स के, लेडी बर्ड्स वो भी बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज करते हैं। तो इसलिए इसमें आंसर आपको ए मार्क करना था। ये तो बहुत सिंपल था। अब हम देखते हैं 163। स्टेटमेंट 1, पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन्स ऑफ स्कल आर जॉइंट टुगेदर बाय फाइब्रस जॉइंट। तो ये हमें पता है कि ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फाइब्रस ही है, इमूवेबल जॉइंट्स होता है, तो ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे इज एटलस व्हिच आर्टिकुलेट्स विद ऑक्सीपिटल कंडाइल, ये भी करेक्ट है। तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। कि हमें पता है कि पैराइटल और टेम्पोरल बोन्स के बीच में सूचर्स होते हैं, और सूचर्स आर कनेक्टेड बाय फाइब्रस, जो भी वो है ना फाइब्रस होते हैं, बिकॉज उसमें कोलाजन फाइबर का जो बहुत वो रहता है, मतलब बहुत अच्छे से उसे कनेक्ट करते हैं और इमूवेबल रहता है ये। फिर दूसरा आपको याद रखना है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे हमें पता एटलस है, जो कि ऑक्सीपिटल कंडाइल के ऊपर घूमने में हेल्प करता है। ओके, सो इन दैट बेसिस अगर हम देखेंगे, ऑक्सीपिटल कंडाइल एक ऐसा बोन है जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम को स्कल को ज्वाइन कर रहा है। तो वर्टिब्रल कॉलम के कौन से बोन से वो जाके कनेक्ट करता है, तब आपका आंसर होगा C1, दैट इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे एटलस। तो इसलिए इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। इसमें देखो इंसुलिन प्रोमोट्स, तो इंसुलिन हमें पता है एक पेप्टाइड हार्मोन है जो बीटा सेल से सिक्रीट होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियास से। उसका क्या रोल है, तो अगर हम देखते हैं ग्लाइकोजन बनाना, तो पहले आपको दिख जाएगा ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस इंसुलिन कराता है सेलुलर अपटेक करा के, और ग्लूकोनियोजेनेसिस ऐसे वर्ड मिला, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, उसे तोड़ के शुगर बनाने का काम, इधर वो कॉर्टिसोल है और इधर ग्लूकोनियोजेनेसिस से ये सब तोड़ के शुगर बढ़ाने
करने का काम ग्लूकागॉन का भी है, लेकिन इंसुलिन का काम होता है सेलुलर अपटेक कराना, इसलिए ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन बनाना या तो फैट बनाना। एडिपोसाइट्स को अगर रहता, यहाँ पे अगर लिखा रहता लाइपोजेनेसिस तब भी करेक्ट होता है, या तो ग्लाइकोजेनेसिस या तो लाइपोजेनेसिस, बोथ वर्ड मतलब दोनों ही वर्ड बोथ आर करेक्ट फॉर इंसुलिन। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, What is the direct measure of biochemical oxygen demand? ये बहुतों का डाउट रहता है, हमेशा याद रखना। BOD का डायरेक्ट मेजर है ऑक्सीजन अपटेक फ्रॉम द वाटर, जो माइक्रोब्स यूज करता है इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। दूसरा है इनडायरेक्ट वाला भी है, तब वो होगा ऑर्गेनिक मैटर अपटेक, कितना ऑर्गेनिक मैटर रह गया है या कितना टूटा है, ये दे मेजर होता है। सो इन दैट बेसिस अगर हम देखें व्हाट इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ ये, तब इसमें आपको मार्क करना था सी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बेस्ट आंसर होगा। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट डिग्रीगेटेड ऐसे होता तो इनडायरेक्ट में गिरेगा वो, क्योंकि बुक में साफ साफ लिखा है डायरेक्ट मेजर इज ऑक्सीजन अपटेक, उसके ठीक नीचे एक लाइन है इनडायरेक्ट मेजर लिखा नहीं है, इज अ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, तो इनडायरेक्ट में गिर जाएगा, वो ध्यान रखना प्लीज। इसमें आंसर आपको सी मार्क करना है। अब नेक्स्ट है 166, विच हार्ट वर्ब्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू कॉर्डी टेंडनी। आप पेज नंबर उसमें चले जाओ आपके बुक में 284 में था शायद पुराने बुक में, या हार्ट का डायग्राम निकाल लो, उसमें वेंट्रिकल्स के अंदर कॉर्डी टेंडनी है जो कि टेंडन से बना हुआ है, और वो कौन से वर्ब से कनेक्टेड है, ट्राइकस्पिड राइट के तरफ और बाइकस्पिड लेफ्ट के तरफ। तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था मिट्रल वल्व एंड ट्राइकस्पिड वल्व, बाकी नहीं होगा। ओके, अब हम देखेंगे 167 में एन RH नेगेटिव वुमन इज प्रेग्नेंट विद एन RH पॉजिटिव फीटस टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ RH एंटीबॉडीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्टर्ड टू द मदर। ये एंटी RH एंटीबॉडी आंसर होगा, जो कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी देना है, क्योंकि देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर अगर RH नेगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही पर्चुरेशन होगा तब थोड़ा सा RH पॉजिटिव ब्लड मदर के बॉडी में जा सकता है, और उसके अगेंस्ट में मदर RH एंटीबॉडी बना लेंगे, जो कि सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में वो RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस करके जो स्टेम सेल्स ऑफ RBC लिवर में है उसे टारगेट कर सकते हैं। उस चीज को अगर आपको रोकना है तो एंटी RH एंटीबॉडी को हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा जस्ट आफ्टर डिलीवरी। फर्स्ट प्रेगनेंसी के डिलीवरी के वक्त जस्ट आफ्टर डिलीवरी हमें इमीडिएटली एंटी RH एंटीबॉडी देना होगा, जिससे कि जो RH पॉजिटिव ब्लड एंटर हुआ है मदर के बॉडी में उसके अगेंस्ट में कोई RH एंटीबॉडीज ना बने। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो RH एंटीजन है, जो ऐसे RBCs मान लो कि तुम RBC को अगर देखोगे फीटस के, उसके RBC में RH है ना, उसको वो टारगेट करेगा, एंटी RH एंटीबॉडी डायरेक्टली उसको टारगेट करके इसे न्यूट्रलाइज कर देगा, और नियर फ्यूचर में मदर के ब्लड में कुछ भी RH एंटीबॉडीज नहीं रहेगा, एंड इट विल नॉट इंटरफेयर विथ एनी ऑफ द प्रेगनेंसीज। अगर फीटस फिर से RH पॉजिटिव हुआ तब भी नहीं। समझ गए? तो व्हाट इज एंटी RH एंटीबॉडी? एक लैब में एक प्रिपेयर्ड एक वो है एंटीबॉडी है जो कि हमें हेल्प करता है टू किल द दिस RBCs, जो कि मदर के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके RH एंटीबॉडी बना के आगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस करवा सकता है। उस चीज को रोकने के लिए फर्स्ट प्रेगनेंसी के पर्चुरेशन के वक्त जस्ट आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर द पर्चुरेशन हमें ये इंजेक्ट कर देना है एंटी RH एंटीबॉडी टू मदर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। समझ गए होगे? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी हम 168 का देखते हैं। 168 में फ्यूजन ऑफ विच ऑफ द बोन्स फॉर्म्स द कॉक्सल बोन ऑफ द पेल्विक गार्डल। तो इसमें आंसर होगा ये इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ये तो डायरेक्ट आपको पता ही है कि कॉक्सल बोन हमारे पेल्विक गार्डल में है, 2 नंबर्स ऑफ बोन, और इसे इनोमिनेट बोन्स भी बोलते हैं, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट 169, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पर्चुरेशन? स्टिमुलेटिंग यूट्राइन कंट्रैक्शन, ये तो उसका फंक्शन है। सपोर्ट ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड मिल्क प्रोडक्शन, दिस इज अ फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, उसे रेडी करते हैं ड्यूरिंग जेस्टेशन एंड आफ्टर जेस्टेशन। आफ्टर जेस्टेशन मेनली लैक्टेटिंग पीरियड में प्रोलैक्टिन होगा, वो याद रखना। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये ऑक्सीटोसिन का है। ट्रिगरिंग मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स ऑक्सीटोसिन का है। तो इसका मतलब है नॉट लिखा है तो आपको मार्क करना है बी। ओके, चलो अब 170 देखते हैं। अब देखते हैं 170 में क्या है। विच ऑर्गन इज द प्राइमरी साइट फॉर कैटेकोलामाइन सिंथेसिस? कैटेकोलामाइन का मतलब होता है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, उसका सिंथेसिस कहाँ होता है? एड्रेनल मेड्यूला में। तो आपको ये आंसर मार्क करना था। ओके, 171 में क्या है? कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, कैल्शियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोगुलेशन। यस, क्योंकि कैल्शियम हर स्टेप में उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। नेक्स्ट है कोगुलेशन इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी टुवर्ड्स इंजरी और ट्रॉमा। अगर कहीं कट, इंजरी और इंटरनल ब्लीडिंग हो तभी जाके ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है जिससे कि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। नेक्स्ट, फैक्टर्स फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, इतना तक करेक्ट है। इन एन एक्टिव स्टेट नहीं, इन एन इनएक्टिव स्टेट होता तो करेक्ट होता, एक्टिव हुआ तो ये गलत हो गया। फाइब्रिन कंसिस्ट ऑफ डैमेज्ड बट लाइव फॉर्म्ड एलिमेंट्स लिखा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो इसलिए गलत हो गया। तो इसमें आपका आंसर ए आ रहा है 1 और 2, क्योंकि ये दोनों करेक्ट है, ये दोनों इनकरेक्ट है और आपको मार्क करना था करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इसलिए आपको इसमें आंसर 1 और 2 मार्क करना है, बाकी कोई भी सही नहीं आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे। 172 में आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, तो ये करेक्ट है। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट फ्रॉम मोलस्कस पर्पुरियस, ये करेक्ट है क्योंकि स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, वो लीवर के एक एंजाइम्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, उसे सप्रेस करता है बाय कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर है फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो ये गलत था क्योंकि इसमें स्ट्रेप्टोकोकस होगा, तो आंसर सी मार्क करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो स्ट्रेप्टोकाइनेस रिलीज करता है जिसका काम होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, वो हमारे ब्लड के प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करके प्लाज्मिन बनाता है और प्लाज्मिन फाइब्रिन को ब्रेक करके फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट करता है, सोल्यूबलाइज करता है फाइब्रिन को। सो इन दैट बेसिस इसमें स्ट्रेप्टोकोकस होता तो करेक्ट होता, आपको इनकरेक्ट पूछा इसलिए सी मार्क करना है। पेनिसिलियम नोटाटम सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग, हमें ये पता है कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी है फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस, इसमें जो वो बनाया था स्टेफाइलोकोकस की प्लेट में, उसमें एंटीबायोटिक मिला था बिकॉज ऑफ पेनिसिलियम नोटाटम, और ये पेनिसिलिन का जो एक्चुअल वर्क है ये हमें बाद में पता चला विद द हेल्प ऑफ हार्वर्ड फ्लोरे एंड अर्नस्ट चेन, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, हार्वर्ड फ्लोरे को, अर्नस्ट चेन को 1945 में नोबेल प्राइज मिला फॉर क्योरिंग द प्रॉब्लम्स इन अमेरिकन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो इसमें आंसर आपको सी मार्क करना था इस क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 में विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कैन कॉज लॉन्ग टर्म लिवर डैमेज, इसे आप तुरंत पता ही कर ले रहे हो, हेपेटाइटिस बी, हेपावर्ट इज रिलेटेड टू लिवर और ये वायरल डिजीज है, अगर हम उसे ठीक नहीं किया जल्दी तो लिवर डैमेज हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज प्राइमरी सिक्रेटेड बाय ट्यूबुलर सेल्स ऑफ द नेफ्रॉन ड्यूरिंग ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन या तो एमोनियम आयन लिखा रहता है। सो इन दैट बेसिस अगर हम देखें इसमें बेस्ट आंसर कौन सा आ रहा है, हाइड्रोजन आयन, तो इसलिए आपको ये मार्क करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 में मैच द फॉलोइंग है, मैच कॉलम 1 कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फाइब्रिनोजन में बेस्ट आंसर आ रहा है 2, फेगोसाइटिक सेल्स में बेस्ट आंसर आ रहा है मोनोसाइट, क्यों फेगोसाइटोसिस करता है जिसका ब्लड में WBC में 6 to 8% है। बेसोफिल 0.5 to 1% है जिसका रोल है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो हिस्टामिन, हेपरिन और सेरोटोनिन सीक्रेट करता है। एल्बुमिन हमारे ब्लड में रह के वाटर को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ब्लड में होल्ड करके रखते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस में, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में ब्लड वेसल्स के अंदर हेल्प करते हैं। सो इन दैट बेसिस आंसर आपको इसमें ए मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, ऐसे क्वेश्चंस में आप फंस सकते हो, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ये सब क्वेश्चन अगर आगे आया तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन IUI एंड IUT, हमें पता है IUI इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें स्पर्म को हम सिस्टम में डाल के आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के यूट्रस में, और ये मेल के स्पर्म के मोटिलिटी का प्रॉब्लम होने से ये किया जाता है, और ये इन विवो फर्टिलाइजेशन की तरफ इशारा करता है। IUT इज अ टेक्निक अंडर टेस्ट बेबी प्रोग्राम, जिसमें मोर देन 8 मतलब 8 से ज़्यादा अगर हो गया सेल स्टेज तो वो मोरुला ही है, उसको हम यूट्रस में प्लेस करते हैं। तो एम्ब्रायो प्लेसिंग इज IUT एंड स्पर्म का प्लेसिंग इन यूट्रस इज IUI। सो इन दैट बेसिस अगर हम देखें तो इसमें बी आ रहा है करेक्ट आंसर। फिर हम देखते हैं 177, एथेरोस्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ, हमें पता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसमें कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट वॉल में सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके अंदर डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, फैट का, फाइब्रस टिश्यू का और कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल में LDL का, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। सो इन दैट बेसिस अगर हम देखें इसमें आंसर आपका आ रहा है बी, जो फाइब्रस टिश्यू का बढ़ना, कैल्शियम का और कोलेस्ट्रॉल का, साथ ही फैट नहीं भी लिखा रह सकता है जैसे इसमें नहीं है, वो एक्युमुलेट होता है इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी, ल्यूमेन छोटा पड़ जाता है और हार्ट वॉल को एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता है, जिससे कि हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर मेथड इन कंट्रासेप्शन, तो हमें पता है कि इसमें बैरियर मेथड कौन सा नहीं है, इम्प्लांट नहीं है, बाकी कॉन्डम्स हो, डायफ्राम हो, सर्वाइकल कैप हो, सभी बैरियर मेथड में आ जा रहा है, इम्प्लांट्स नहीं आ रहा है। सो इन दैट बेसिस हमें आंसर इसमें सी मार्क करना था।
179 में देखते हैं व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। हमें पता है कि साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से बना है और ये जनरली इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का क्या काम है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को रोकना, सप्रेस करना। तो इसमें बेस्ट आंसर आपका आ रहा है ए, इनहिबिशन ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, तो इसमें ए आपको मार्क करना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 180 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 180, रीड द फॉलोइंग ऑप्शन कंडीशंस केयरफुली। ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स सच एज एलर्जी। अगर एलर्जी हो रहा है तो इसमें क्यों हो रहा है एलर्जी? इसमें भी बिकॉज ऑफ लो कॉर्टिसोल। तो मुझे पता है किस एंगल से बनाया हुआ है इसलिए लिख रही हूँ। डिक्रीज बोन डेंसिटी, इसका मतलब है हाई पीटीएच। ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ना, पीटीएच बढ़ना का मतलब ब्लड में कैल्शियम बढ़ना, बोन में कैल्शियम घटना। इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड मीन्स ग्लूकागॉन के लिए। और कीटोन बॉडीज का और ग्लूकोज का मिलना यूरिन में, इसका लिंक है डायबिटीज मेलाइटिस से, जो लिंक कर रहा है इंसुलिन के साथ, लो इंसुलिन के साथ। इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो इसमें बेस्ट आंसर आपका तुरंत ही निकल जा रहा है सी, कॉर्टिसोल, पीटीएच, ग्लूकागॉन, इंसुलिन। बाकी ऐसे भी नहीं निकल रहा है, देखते ही पता चल जा रहा है कहीं ना कहीं फंस जा रहा है। तो बेस्ट आंसर आपको इसमें सी मार्क करना था। तो ये वीडियो हमारा हुआ कंप्लीट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।